हेलो बच्चों। तो हम लोग आज एनसीईआरटी में जितने भी यूनिट हैं उन सभी यूनिट के जो पहले नंबर के जो पेज है उसमें जो दिया गया साइंटिस्ट लोगों के बारे में डिटेल है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब ये है कि एनसीईआरटी में वो हिडन लाइंस है, वो ट्रैप है, हिडन ट्रैप, जिसको हम लोग आज सॉर्ट आउट करने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम इस कंप्लीट एक क्लास के अंतर्गत पूरे जितने भी 10 यूनिट है हमारे, उन 10 यूनिट के पहले पेज में जितने भी साइंटिस्टों के बारे में दिया गया है, उनके रिसर्च के बारे में, उनके अवार्ड के बारे में, तो इन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखते हैं आज के क्लास में, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला दिया गया है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। इसका नाम सुने भी रहे होंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो देखो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखें, अर्नेस्ट मेयर को हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसको, है ना। इसका जन्म देखो कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 में जन्म हुआ था। कहाँ पर? केम्पटन जर्मनी में हुआ था, है ना। जर्मन साइंटिस्ट है ये, तो जर्मनी में हुआ है, केम्पटन जर्मनी में हुआ था अर्नेस्ट मेयर का क्या, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्नेस्ट मेयर। इसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है। अब देखें, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि अर्नेस्ट मेयर कौन से बायोलॉजिस्ट थे, क्योंकि बायोलॉजी में अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो अलग अलग ब्रांचेस में ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। मतलब बोला जाए कि विकासवादी वैज्ञानिक थे, मतलब जिसने विकास के ऊपर में अपना काम किया, विकास का मतलब इवोल्यूशन के ऊपर इसने काम किया, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे कौन? अर्नेस्ट मेयर। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कहाँ की कौन सी यूनिवर्सिटी, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। कौन सी यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। ठीक है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है, कैसे है ना, कौन से स्टेट में है, कौन से कंट्री में, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे कौन? अर्नेस्ट मेयर। ठीक है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, क्या? इसको 20वीं सदी का डार्विन कहते हैं। देखो 20वीं सदी का डार्विन का मतलब, देखो इसने क्या किया, डार्विन ने भी क्या किया था, प्राकृतिक वर्ण दिया था, नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर सेलेक्ट करती है जीवों को, उन जीवों को जिनके अंदर विशेष क्या होती है, कोई ना कोई ऐसे लक्षण होते हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ऐसे लक्षणों को अडॉप्ट करती थी। ये बात बताया था डार्विन में। लेकिन हम यहाँ पर ये जानेंगे कि डार्विन की जो थ्योरी थी, तो डार्विन की थ्योरी में इवोल्यूशन का पार्ट था, है ना। तो यहाँ पर 20वीं सदी के डार्विन किसको बोलेंगे हम लोग? अर्नेस्ट मेयर को। तो क्वेश्चन आया हुआ भी है तो याद रखेंगे। ये अब तक के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, उसमें से 100 में से एक है ना ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है कौन? अर्नेस्ट मेयर। तो ये बात हमें याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं हम लोग, मेयर ने 1953 में हार्वर्ड की आर्ट और साइंस की फैकल्टी के रूप में भी ज्वाइन किया, और 1975 में अलेक्जेंडर एगेइस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस के टाइटल के साथ रिटायर हुए। देखो इसने फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया, आर्ट और साइंस की फैकल्टी के रूप में, कहां पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। जिस यूनिवर्सिटी में है ना ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उसी में फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया, और यहाँ पर उसको 1975 में अलेक्जेंडर एगेइस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेराइटस के टाइटल के साथ में रिटायर हुए। तो उसके नाम के आगे टाइटल लग गया था, है ना, कौन सा टाइटल, कि एमेरास एगेइस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमीराइटस, ये AAPZE से याद रखेंगे। ठीक है। अपने 80 ईयर के करियर में इनकी रिसर्च ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स और बायोलॉजी की हिस्ट्री और फिलोसॉफी आदि पर केंद्रित रही। मतलब देखा जाए तो इसने बहुत सारा वास्ट रूप में काम किया, मतलब बहुत सारी चीजों के ऊपर में रिसर्च किया है, खोज किए हैं, जैसे ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान के बारे में, टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण के बारे में, है ना। जू जियोग्राफी का मतलब ऐसे भूवैज्ञानिक के बारे में जिस जहां पर पशु पक्षी वगैरह रहते हैं, इवोल्यूशन होता है, मतलब हम जैसे फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं तो जानते हैं, वैसे ही है ना ये है इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स, बायोलॉजी की हिस्ट्री और फिलोसॉफी आदि के बारे में केंद्रित रही है इसका रिसर्च, है ना। और आगे देखते हैं हम लोग, इन्होंने अकेले ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सेंट्रल क्वेश्चंस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी को खड़ा किया, जो आज सच है। मतलब देखा जाए तो इसने क्या किया, सेंट्रल क्वेश्चन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब जहां से जातियों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए तो इसने स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी दिया है, अभी देखेंगे पढ़ेंगे।
स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी दिया है इन्होंने, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी को खड़ा किया अकेले ही, ठीक है। उन्होंने करेंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन की अगुवाई की, मतलब करेंटली का मतलब जो चल रही है अभी बायोलॉजी की जितनी भी स्पीसीज है बायोलॉजी में, है ना, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में 77 मिलियन स्पीसीज, 70 लाख, तो वैसे ही यहाँ पर 70 लाख बायोडाइवर्सिटी होती है ऐसा बोले थे, वैसे ही यहाँ पर करेंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन की अगुवाई की थी किसने, अर्नेस्ट मेयर ने। मेयर को 3 प्राइज दिए गए, इन्हें बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन, 3 ताज माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ताज से कौन से साइंटिस्ट को नवाजा गया करके पूछेंगे तो याद रखना भाई नाम, है ना, रिमेंबर द नेम अर्नेस्ट, है ना, अर्नेस्ट मेयर, अर्नेस्ट मेयर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है ना, ट्रिपल क्राउन का प्राइज दिया गया इसको, है ना। ट्रिपल क्राउन मतलब 3 ताज का सरताज, 3 ताज इसको पहनाया गया था, किसको, अर्नेस्ट मेयर को, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ट्रिपल क्राउन का, है ना, ताज किस पर शोभा देता है या किसको मिला था वो ऐसा प्राइज, तो बताएंगे अर्नेस्ट मेयर को, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं। ठीक है, इसको देखें। अगला याद रखेंगे इसमें क्या, तो इसमें याद रखेंगे हम लोग बेल्जियन प्राइज इन 19, देखो ये तीनों प्राइज का नाम भी दिया है यहाँ पर क्या, कि इनको कौन कौन से 3 प्राइज मिले हैं, तो बेल्जियन प्राइज मिला है ना, बेल्जियन प्राइज कब मिला, 1983 में बेल्जियन प्राइज। उसके अलावा द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी कब मिला, 1900, है ना, 94 में। उसके बाद अलावा द क्रेफोर्ड प्राइज मिला कब, 1999 में। तो ये तीनों प्राइज की वजह से इसको ट्रिपल क्राउन बोलते हैं, बायोलॉजी के ट्रिपल क्राउन बोलते हैं, है ना। तो मेयर को 3 प्राइज दिए गए, इन्हें बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन या 3 ताज के नाम से जाना जाता है। कौन से 3 ताज थे तो बता दिए यहाँ पर कौन कौन से, बेल्जियन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994, द क्रेफूड प्राइज इन 1999, ठीक है। क्लियर रहना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे और देखते हैं, मेयर की डेथ 100 वर्ष की आयु में लगभग कब हुई थी, 2004 में हुई थी, लगभग 100 साल इसने, है ना, अपना लाइफ स्पान किया है पूरे, है ना, जिया है 100 साल। और आगे देखिए, क्विक समरी के बारे में बात करें कि डिटेल इंफॉर्मेशन में टाइटल क्या था, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोलते हैं किसको, अर्नेस्ट मेयर को। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज कॉन्सेप्ट या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट या जाति अवधारणा किसने दिया था, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जाति अवधारणा बोलते हैं। जाति अवधारणा किसने दिया, करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो जाति अवधारणा दिया किसने, अर्नेस्ट मेयर ने, ठीक है। उसके अलावा देखिए, इसको ट्रिपल क्राउन बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन, बेल्जियम, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड क्रेफूड नाम के 3 प्राइज मिले हैं इसको, यानी 3 प्राइज का सरताज इसी के सर में है। लाइफ स्पान की बात करें तो 100 ईयर तक, 1904 से लेकर 2004 तक इसकी आयु रही है अर्नेस्ट मेयर की। तो पहला साइंटिस्ट यहाँ पर हो जाता है। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं अगला, कैथरीन एसाउ के बारे में, कैथरीन एसाउ के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका ईयर देखना, 1898 से लेकर 1997 तक लगभग था, 99 साल तक, मतलब 99 साल तक ये क्या की है, जी है, एक महिला साइंटिस्ट थी। तो देखो यहाँ पर कैथरीन एसाउ का जन्म 1898 में यूक्रेन में हुआ, कहाँ पर हुआ है, यूक्रेन में इसका जन्म हुआ है, किसका, कैथरीन एसाउ का। तो देखिए, एसाउ ने रसिया तथा जर्मनी में एग्रीकल्चर पर स्टडी की तथा 1931 में यूनाइटेड स्टेट्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो मतलब डॉक्टर कैथरीन एसाउ था इसका पूरा नाम। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखो रसिया में और जर्मनी में एग्रीकल्चर पर स्टडी किया था इन्होंने, मतलब की थी, फीमेल साइंटिस्ट है। 1931 में यूनाइटेड स्टेट्स से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त किया है, ठीक है। उसके अलावा और आगे बात करें हम, अगला, एसाउ ने अर्ली पब्लिकेशन में बताया कि करली टॉप वायरस पौधे को फूड कंडक्टिंग या फ्लोएम टिश्यू द्वारा फैलता है। मतलब देखो, करली टॉप वायरस का मतलब, कभी कभी देखना पत्तियां जो रहती है ऐसे मुड़ जाती, पत्तियों को होना चाहिए ऐसा, लेकिन पत्तियां क्या हो जाती, मुरझा जाती, मुड़ जाती, कर्ल हो जाती है। तो करली टॉप वायरस पौधों में फूड कंडक्टिंग या तो फिर फ्लोएम टिश्यू द्वारा फैलता है। तो एक जगह से दूसरी जगह में फैलने का कारण, है ना, क्या होती है, तो वो फ्लोएम टिश्यू होते हैं, ये बात बताया किसने, कैथरीन एसाउ ने, ठीक है।
डॉक्टर एसाउ की 1954 में पब्लिश्ड प्लांट एनाटॉमी ने एक डायनेमिक तथा डेवलपमेंटल अप्रोच को अपनाया, जिसकी सहायता से प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में समझ बढ़ी तथा इसने पूरे विश्व में अत्यधिक प्रभाव छोड़ा, अर्थात डिसिप्लिन का रिवाइवल, पुनर्जागरण ला दिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना है क्या कि इन्होंने क्या किया था, प्लांट एनाटॉमी के ऊपर रिसर्च किया था, मतलब पौधे के आंतरिक शारीरिकी के बारे में, आंतरिक शारीरिकी के बारे में इन्होंने बताया। तो प्लांट एनाटॉमी के एक डायनेमिक एंड डेवलपमेंट अप्रोच को किसने अपनाया करके, कौन सा साइंटिस्ट ने अपनाया करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किसने अपनाया है, डॉक्टर एसाउ ने, डॉक्टर कैथरीन एसाउ ने ही क्या अपनाया है, प्लांट एनाटॉमी को, डायनेमिक डेवलपमेंटल अप्रोच को अपनाया है, बात जानना है। और इसी की वजह से तो क्या होती है, प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी हो पाती है, प्लांट के है ना स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, 1960 में एसाउ की एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स पब्लिश हुई तथा इसे वेबस्टर्स ऑफ प्लांट्स, देखो 1960 में एसाउ की कौन सा, तो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स पब्लिश हुए। एक बुक का नाम है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, मतलब जो बीज देने वाले जितने भी पौधे हैं उनका एनाटॉमी बताया इसने, और इसको वेबिस्टर्स ऑफ द प्लांट बायोलॉजी एवं एनसाइक्लोपीडिया में के रूप में रिफर किया गया। देखो है ना, इसको क्या रिफर किया गया कि इसे वेबस्टर ऑफ प्लांट है ना, वेबस्टर ऑफ प्लांट और ठीक है, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी एवं एनसाइक्लोपीडिया के रूप में रिफर किया गया है, बात हमें जानना है। 1957 में इन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया तथा एसाउ इस सम्मान को पाने वाली सिक्स्थ वुमेन बनी। मतलब देखो है ना, पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को क्या कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस NAOS मतलब नाओस वाली महिला कौन बनी, 6 नंबर की महिला बनी, मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुनी गई। इसमें एसाउ को इस सम्मान के लिए, इस सम्मान को पाने वाली कौन से नंबर की महिला थी, 6वें नंबर की महिला थी। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 6वां। ठीक है, 1989 में यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश द्वारा नेशनल मेडल ऑफ साइंस प्राप्त किया। देखो नेशनल मेडल है ना, नेशनल मेडल ऑफ साइंस NMOS है ना, यहाँ पर NAMOS था, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, यहाँ पर नेशनल मेडल ऑफ साइंस है ना, जॉर्ज बुश नाम के प्रेसिडेंट है ना के द्वारा दिया गया। कहाँ के प्रेसिडेंट थे, यूएसए के। तो याद रखना कि नेशनल मेडल ऑफ साइंस पुरस्कार कैथरीन एसाउ को जो मिला है वो किसके द्वारा मिला, कौन से देश के, तो यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के द्वारा। उस टाइम में जॉर्ज बुश नाम का जो व्यक्ति था वो क्या था, प्रेसिडेंट, कहाँ का, यूएसए का। तो ये भी बात याद रखना है। ठीक है, अगला देखें, जब 1997 में इनकी मृत्यु हुई तब मिसौरी बॉटनिकल गार्डन है ना, मिसौरी बॉटनिकल गार्डन्स में एनाटॉमी तथा मॉर्फोलॉजी के डायरेक्टर पीटर रावन ने याद करते हुए कहा कि एसाउ 99 ईयर की उम्र तक प्लांट बायोलॉजी के क्षेत्र में एब्सोल्युटली डोमिनेटेड थी। मतलब बोला जाए कि उस टाइम में एक ऐसे महिला साइंटिस्ट थी जिनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं था। मुकाबला का मतलब ये है कि वो इतनी डिटेल में जाके स्ट्रक्चर को स्टडी की है, जिसको है ना प्रॉपरली रूप से बुक में पब्लिश भी की है। तो उस टाइम में उसके कंपैरिजन में कोई भी नहीं थे। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, मतलब है ना, मेसोरी बॉटनिकल गार्डन में एनाटॉमी का मॉर्फोलॉजी के जो डायरेक्टर थे, कौन, पीटर रावन, इन्होंने क्या किया, उनको याद करते हुए कहा कि 99 ईयर की उम्र तक प्लांट बायोलॉजी के क्षेत्र में एब्सोल्युटली डोमिनेटेड बनी रही। कौन, कैथरीन एसाउ 99 साल तक जी है ना, 1900 मतलब 99 वर्ष तक जी है इसने, है ना। तो याद रखना है इसको। उसके अलावा अगला और देखते हैं, अगला देखते हैं GN रामचंद्रन के बारे में। तो तीसरा यूनिट के पहले पेज में दिया गया है, तो GN रामचंद्रन के बारे में जानते हैं। तो देखिए GN रामचंद्रन प्रोटीन की संरचना के क्षेत्र में, प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे। मतलब बोला जाए कि प्रोटीन का प्रॉपरली संरचना, हम जानते ही है बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हुए रहते हैं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना होती है। तो इसमें इन्होंने प्रोटीन की संरचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले है ना व्यक्ति थे। कौन, GN रामचंद्रन, याद रखना। और इनका है ना पीरियड भी याद रख सकते हैं, कब से कब तक, 1922 से लेकर 2001 तक। अगला देखें, उन्होंने है ना कहा के, तो देखें
उन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशन एनालाइसिंग ऑफ बायोपॉलीमर्स के संस्थापक भी रहे हैं, है ना। जो इंडियन साइंटिस्ट थे ये GN रामचंद्रन, है ना, इन्होंने क्या किया, प्रोटीन की संरचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले थे। उसके अलावा मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स के भी संस्थापक है ना। और कहाँ पर, मद्रास में। आजकल इसका नाम चेन्नई हो गया है, मद्रास का नाम, ठीक है। उन्होंने 1954 में नेचर पत्रिका में, है ना, नेचर पत्रिका में कोलेजन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना की खोज प्रकाशित की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। कोलेजन के ट्रिपल हेलिक्स संरचना के बारे में, है ना, कौन सी पत्रिका में छपा था, पूछ सकते हैं। तो नेचुरी नाम का पत्रिका था, उसमें छपा था कोलेजन के ट्रिपल हेलिक्स संरचना। किसने दिया भी पूछ सकते हैं, तो किसने दिया है, GN रामचंद्रन ने दिया है। बात याद रखना, GN रामचंद्रन कोलेजन के ट्रिपल हेलिक्स संरचना की खोज प्रकाशित किया था इसने, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला जानते हैं और इसी के बारे में, GN रामचंद्रन के बारे में। इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट के उपयोग से उन्होंने प्रोटीन के विन्यास कन्फर्मेशन के विश्लेषण में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसलिए संरचनात्मक जीव विज्ञान स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के क्षेत्र में उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब बोला जाए कि देखो, प्रोटीन के प्रॉपरली स्ट्रक्चर के बारे में तो हमें पता नहीं था जब तक हम लोग उसके बारे में रिसर्च नहीं कर लेते। तो इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन के विन्यास की कैसे होती है, कि डी विन्यास, एल विन्यास के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एल और डी विन्यास कन्फर्मेशन आइसोमर्स के बारे में हम लोग पढ़े हुए रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रामचंद्रन प्लॉट दिया। रामचंद्रन प्लॉट किससे संबंधित है, पूछ सकते हैं। तो प्रोटीन के विन्यास या प्रोटीन के कन्फर्मेशन के विश्लेषण से संबंधित होती है, बात याद रखना। और इन्होंने संरचनात्मक जीव विज्ञान, देखो प्रोटीन की संरचना के बारे में तो बता दिया, तो उसी से संरचनात्मक स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसा मान के चलना है इसके लिए, GN रामचंद्रन के लिए। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को दक्षिण भारत में कोचीन के पास में एक छोटे से शहर में हुआ था, है ना। इंडियन साइंटिस्ट थे, दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया में, है ना, वो कहाँ पर, कोचीन, केरल राज्य कोचीन के पास एक छोटे से शहर में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। उनके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, जिनके कारण रामचंद्रन की गणित के प्रति गहरी रुचि पैदा हो गई। देखो, इनके पिताजी क्या थे, गणित के प्रोफेसर थे, और गणित के प्रोफेसर होने की वजह से रामचंद्रन की जो रुचि थी इसमें चली गई, गणित के प्रति ज्यादा होने लग गई, क्योंकि उनके पिताजी खुद गणित के प्रोफेसर थे, उसने उनको पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1942 में मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिकी फिजिक्स में BSc ऑनर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना। इन्होंने फिजिक्स में, है ना, BSc ऑनर्स प्राप्त किया, में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, कब, 1942 में। आगे देखिए, 1949 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की, मतलब डॉक्टर थे, डॉक्टर GN रामचंद्रन। तो विश्वविद्यालय से क्या थी, कौन से विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की है, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, बात याद रखना, फॉरेन से। कैम्ब्रिज में रामचंद्रन की मुलाकात, है ना, अब देखो पढ़ाई करते हैं तो कोई ना कोई साइंटिस्ट लोग, कोई ना कोई प्रोफेसर मिलते हैं, वैसे ही रामचंद्रन को की मुलाकात लिनुस लिनुस पॉलिंग से हुई, लिनुस पॉलिंग से हुई। वह पॉलिंग द्वारा प्रकाशित अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचनाओं के मॉडल से बहुत प्रभावित थे, जिसकी वजह से उनका ध्यान कोलेजन की संरचना को सुलझाने की ओर चला गया, ठीक है। कोलेजन हम जानते ही होंगे, कोलेजन प्रोटीन जो होती है, क्या होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है जंतु जगत में, कोलेजन प्रोटीन, जो एक चीज को दूसरे चीजों से जोड़ने का काम करती है। और हम कनेक्टिव टिश्यू की जब बात करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो रहती है ना, वही क्या करती है, कोलेजन प्रोटीन का श्रवण करती है, क्योंकि सेल के अंदर में प्रोटीन बनते हैं, वही श्रवण करती है। तो देखो, इसने लिनुस पॉलिंग नाम के जो व्यक्ति थे, उनके, है ना, उनके द्वारा जो बताई गई संरचना थी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचना के बारे में, इन्हीं से बहुत इंस्पायर होकर, प्रभावित होकर क्या किया, कोलेजन की संरचना को सुलझाने की ओर में चले गए। और इनकी मृत्यु कब हुई, 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, GN रामचंद्रन की, है ना। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं, देखो रामचंद्रन प्लॉट के, है ना, यहाँ पर जानते हैं थोड़ा से क्या होती है। यह प्लॉट मुख्य रूप से अमीनो एसिड के दो कोणों एंगल्स के बीच के संबंध को बताता है ना, जैसे फाई N और C अल्फा के बीच का कोण, और साई अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच का कोण।
देखिए इधर इधर हम जानते हैं कि ये जो अमीनो एसिड होती है ना, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। और ये कैरल कार्बन्स होते हैं। यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर एमिनो ग्रुप लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये जान गए हम लोग। यदि इसके बीच में जब बॉन्ड बनती है, जैसे मान लो यहाँ पर बना NH2 है, ये क्या है C है, इधर COOH है, इधर H है और इधर R है, तो इनके बीच में से निकलती है H2O माइनस H2O और इनके बीच में बॉन्ड बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी बॉन्ड के द्वारा इन लोग आपस में जुड़ते हैं। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ने से पहले माइनस H2O को इन लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, निकालते हैं। तो इनके बीच के कोण को इन्होंने क्या किया है, बनाने की कोशिश किया है संबंधों को। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाई यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है। केमिस्ट्री के बारे में पढ़े होंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये होता है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोग रिपल्सन करते हैं। तो हम जानते भी है क्या कि लोन पेयर जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, रिपल्सन। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, रिपल्सन। और उसके बाद में बॉन्ड पेयर रिपल्सन करते हैं। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होता है, नीट में पूछा भी गया है सीक्वेंस केमिस्ट्री से, है ना, याद रखना। तो उसी के बीच में इन्होंने क्या किया, फाई बॉन्ड बनाया। कहा किसके किसके बीच का कोण है, फाई। तो फाई है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का, जबकि साई है ना, साई ऐसे टाइप की बनती है साई। ये साई है कार्बन और कार्बन के बीच का कोण को बताती है। ठीक है, इसमें देखें ऊपरी भाग जो रहती है वो है ना बीटा सीटेड होती है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। जबकि निचला भाग होता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती है। तो ये बताया था किसने, GN रामचंद्रन का जो प्लॉट था वो इसी प्रकार से था। ठीक है, तो याद रखना है इसको। इसके आगे और देखते हैं, और भी है इसमें, है ना, ऊपरी दाया अपर राइट लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स दुर्लभ कम होते हैं, ऐसा बताया। याद रखने वाली है ना बहुत सारी बात है। यह प्लॉट यह बताता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कौन से कोण संभव अलाउड है और कौन से असंभव है। सीधी सी बात है, रिपल्सन होगा तो कोण बनता नहीं है, दूर चिटक जाते हैं। लेकिन जब बॉन्ड बनाना रहता है तो साथ में कोई ना कोई आएंगे, कोई ना कोई एंगल में रहेंगे, तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। किसको, जब है ना रिपल्सन होता है उसको। ग्लाइसिन इसका प्लॉट का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यह सबसे छोटा अमीनो एसिड है। सबसे छोटा अमीनो एसिड कौन है करके पूछेंगे तो ग्लाइसिन है सबसे छोटा अमीनो एसिड। और इनका प्लॉट क्या होती है, सबसे बड़ा होता है। जो जितना छोटा रहेगा अमीनो एसिड उसका प्लॉट उतना ही बड़ा रहेगा। प्रोलीन को देखिए, इनकी चक्रीय संरचना के कारण इसका अलाउड क्षेत्र सबसे सीमित होता है। अलाउड क्षेत्र का मतलब जहां पर बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये चक्रीय संरचना बनाती है कौन, प्रोलीन नाम का अमीनो एसिड। तो ये बात याद रखना है हमें। ठीक है, क्लियर, यहां तक हो गया है ना। उसके बाद में अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं मेल्विन केल्विन के बारे में जानते हैं, है ना। मेल्विन केल्विन का नाम सुने होंगे, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, है ना, इसके बारे में हम लोग सुने भी रहते हैं। तो देखें यहाँ से कि केल्विन साइकिल एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो मेल्विन केल्विन का जन्म अप्रैल 1911 में मिनेसोटा मिनेसोटा में हुआ था। मिनेसोटा में हुआ कब, कहा मेल्विन केल्विन का जन्म, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से केमिस्ट्री में PhD प्राप्त किया है। किसने, मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने। तो देखें, यह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्केली में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किए इन्होंने। वर्ल्ड वार सेकेंड के ठीक बाद जब वर्ल्ड हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब विस्फोट के दौरान, है ना, रेडियो एक्टिविटी के बुरे प्रभाव को देख रहा था पूरी दुनिया, उस समय में केल्विन तथा उनके को वर्कर्स ने रेडियो एक्टिविटी के लाभदायक यूज को बताया। मतलब बताओ, सेम बात एनसीईआरटी ने भी लिखा है। क्या लिखा है कि जिस टाइम में द्वितीय युद्ध शुरू हुआ उस टाइम में हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया था। जो जापान है वहां की जगह है हिरोशिमा नागासाकी, वहां पर यूएसए के द्वारा क्या गिराया गया है, बम गिराया गया। तो वहां पर रेडियो एक्टिव के जो बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे उसके लाभदायक उपयोग इन्होंने बताया। किसने, मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने जे बैसन बासन बैसमैन के साथ में CO2 में कार्बन 14 के लेबलिंग द्वारा ग्रीन प्लांट्स में रॉ मटेरियल जैसे CO2H2O तथा मिनरल से शुगर तथा अन्य सब्सटेंसेस बनाने वाली रिएक्शन की खोज की। मतलब बोला जाए इन्होंने C3 साइकिल का डिस्कवरी किया है, ये बात याद रख लेना।
ठीक है। केल्विन ने बताया कि पिगमेंट्स के एक ऑर्गेनाइज्ड एरी तथा अन्य सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। इसको हम लोग फोटो सिस्टम में पढ़े हुए भी रहते हैं कि लाइट रिएक्शन के द्वारा ऑक्सीजन निकलती है और एटीपी NADH2 बनते हैं। उसी NADH2 और या NADH या तो एटीपी, इन दोनों का यूज होकर ग्लूकोज बनता है, बात हमें जानना है। तो केल्विन ने फोटोसिंथेसिस में कार्बन एसिमिलेशन के पाथवे की मैपिंग की, इसलिए इन्होंने 1961 में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। 1961 में नोबेल प्राइज भी मिला है। तो केल्विन ने फोटोसिंथेसिस में कार्बन एसिमिलेशन के पाथवे की मैपिंग किया है, बात हमें जानना है। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला देखते हैं, केल्विन द्वारा स्थापित फोटोसिंथेसिस के प्रिंसिपल का उपयोग आजकल हो रहा है ना, सीधी सी बात है। कार्बन 14 लेकर इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वगैरह बताया था, C3 साइकिल की खोज किया था केल्विन ने, तो इसीलिए C3 साइकिल है केल्विन साइकिल बोलते हैं। मटेरियल तथा एनर्जी के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अध्ययन करने में भी यूज करते हैं। सोलर एनर्जी रिसर्च में बेसिक अध्ययन करने में यूज किया जाता है। किसका रिसर्च का? मेल्विन केल्विन का। ठीक है, उसके अलावा अगला साइंटिस्ट का नाम जानते हैं। तो अगला साइंटिस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी से जस्ट पहले दिया गया है, अल्फेंसो कोटी नाम के है ना साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, अल्फेंसो कोटी। पहले हम लोग ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते थे, है ना, नीट वाले ने तो अब तो हटा दिया उसको, लेकिन पहले पढ़ते थे तो कोटी के अंग पढ़ते थे। वही क्या होती है? सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सुनने के लिए जिम्मेदार, जो हमारे कान के अंदर होती है। तो देखें, ये इटली के साइंटिस्ट थे, इटालियन एनाटोमिस्ट थे। एनाटोमिस्ट का मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको एनाटोमिस्ट बोलते हैं। तो अल्फेंसो कोटी का जन्म 1822 में हुआ था। कोटी ने अपना साइंटिफिक करियर रेप्टाइल्स के कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की स्टडी के लिए, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की स्टडी के लिए, किसके? रेप्टाइल्स के, है ना, वहां से आरंभ किया था। कोटी ने अपना साइंटिफिक करियर रेप्टाइल्स के कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की स्टडी से आरंभ किया था। बाद में उन्होंने अपना ध्यान मैमल्स के ऑडिटरी सिस्टम की ओर केंद्रित किया। मैमल्स मतलब स्तनधारी, मतलब हम लोग। 1951 में कोटी ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें कोक्लिया की बेसिलर मेम्ब्रेन पर स्थित स्ट्रक्चर में हेयर सेल्स को डिस्क्राइब किया उन्होंने, है ना। पहले हम लोग पढ़ते थे कोक्लिया, कोक्लिया के अंदर बेसल्स मेम्ब्रेन होती है, बेसल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं, ऐसे रहती है बेसल मेम्ब्रेन, और इसी बेसल मेम्ब्रेन में रहती है क्या? हेयर सेल। और यही सेल जब मुड़ती है तो यहाँ से क्या बनती है? ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व बनती है, और यही जाती है फिर कहाँ पर? मिड ब्रेन में, और यहाँ से सुनाई देती है, जो वो समझ आ जाती है क्या बोला गया है। तो जो कि साउंड वाइब्रेशन को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। साउंड वाइब्रेशन को, देखो साउंड जब आती है, वाइब्रेट होती है, तो उसको किस में बदल देती है? नर्व इंपल्स में बदल देती है, में कन्वर्ट कर देती है, जिन्हें ऑर्गन ऑफ कोटी के नाम से हम लोग जानते हैं। आज के डेट में बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑर्गन ऑफ कोटी किसको बोलेंगे? जो सुनने के लिए हमारे कान के अंदर रहती है, वो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन? ऑर्गन ऑफ कोटी, याद रखना है। ठीक है, कोटी की मृत्यु 1988 में हुई थी, है ना, ये बात भी याद रखना। तो देखिए इसमें आगे देखो, इसका इनिशियल रिसर्च कहाँ पर था? रेप्टाइल्स के कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर था। फिर बाद में मेजर डिस्कवरीज की क्या थी? तो ऑर्गन ऑफ कोटी की रिसर्च किया इसने क्या किया? मैमल्स के ऑडिटरी सिस्टम के बारे में पूरा बताया है। लोकेशन ऑफ डिस्कवरी कहाँ पर होती है? तो बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ दी कोक्लिया, कोक्लिया के बेसिलर मेम्ब्रेन में होती है। फंक्शन क्या होती है? तो कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू द नर्व इंपल्स। जैसे हम लोग कोई, है ना, कहीं से भी साउंड आता है, जैसे हम कोई सुनते हैं किसी की आवाज, तो हमारे कान के अंदर में ईयर पिन्ना उसको ट्रैप करती है। ईयर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है, उसके बाद में जाती है इंटरनल मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर के बाद जाती है इंटरनल ईयर में। तो इंटरनल ईयर के अंदर में रहती है ऑर्गन ऑफ कोटाई, और वहां पर ऑर्गन ऑफ कोटाई में हेयर सेल्स रहते हैं। वो क्या करती है? ये साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देती है, किसमें? इंपल्स में कन्वर्ट कर देती है। और इंपल्स क्या होती है? ऑडिटरी नर्व में बदल के मिड ब्रेन में जाती है, और उसके बाद में फोर ब्रेन में जाकर पता चल जाता है कि क्या बोला गया, क्या सुना गया है। तो ये होती है ऑर्गन ऑफ कोटाई की डिस्कवरी किया था, है ना, अल्फेंसो कोटी नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये होता है क्लास 11th, यानी कि बोला जाके पहला पहला 5 यूनिट के पूरे साइंटिस्ट लोगों का पूरा एक्सप्लेनेशन है। इसके आगे आप लोग और देखते हैं अगला साइंटिस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ से अगला नाम देख रहे हैं, बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, पंचानन महेश्वरी का, है ना।
इसका देखो जन्म से लेकर पूरा मृत्यु तक है 1904 से लेकर 1966 तक। तो देखो पंचानन माहेश्वरी इंडियन साइंटिस्ट है। तो देखो पंचानन माहेश्वरी का जन्म राजस्थान के जयपुर में नवंबर 1909 में हुआ है। नवंबर 1909 में राजस्थान के जयपुर शहर में पंचानन माहेश्वरी का जन्म हुआ है। आप केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट थे। मतलब देखा जाए कि पूरे विश्व के जितने भी बॉटनिस्ट है उसमें से गिने चुने थे कौन? पंचानन माहेश्वरी। तो यह हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद गए और वहां से DSc की उपाधि प्राप्त की। और आप कॉलेज के दिनों में एक अमेरिकन मिशनरी डॉक्टर डब्ल्यू गुडगिवन से इंस्पायर होकर बॉटनी में स्पेशली मॉर्फोलॉजी में रुचि लेने लग गए है ना। बॉटनी में मॉर्फोलॉजी में यूसी है ना क्या लेने लग गए? रुचि लेने लग गए। आपके टीचर ने एक बार विचार व्यक्त किया कि यदि उनका स्टूडेंट उनसे अच्छा करता है तो उन्हें सर्टिफिकेट है ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। ज्यादातर टीचर लोगों की यही बात रहती है क्या कि टीचर चाहता है माता पिता के अलावा दूसरा जो है ना अच्छा चाहने वाला किसी स्टूडेंट के लिए या कोई बच्चों के लिए सबसे अच्छा सोचने वाला जो व्यक्ति है ना वो टीचर है। वो टीचर चाहता है कि वो उनसे भी उनके स्टूडेंट उनसे भी आगे बढ़े, है ना। सबको तो नहीं बोल सकता लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन टीचरों की आदर उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उन टीचरों के आदर करना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उनसे ही सीख कर आगे बढ़े हुए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनसे ही सीख कर है ना अपना ही रौब दिखाने लग जाते हैं। तो ये भी होते हैं जो कि बहुत गलत चीजें हैं। इन्होंने किस बात को है ना इसको सेटिस्फाइड किया कि उनके टीचर ने बोला था पंचानन माहेश्वरी को कि यदि कोई उसका स्टूडेंट उनसे भी आगे बढ़ता है तो उनको बहुत खुशी मिलेगी, वही उसका सेटिस्फेक्शन होगा। ये बात बोला था उनके टीचर ने, तो वही बात उसके दिल में लग गई और वही बात से फिर उन्होंने क्या किया है ना बहुत सारे काम किए बायोलॉजी के ऊपर में। तो देखो क्या काम किए हैं तो देखते हैं। अपने टीचर के इस विचार से प्रोत्साहित होकर उन्होंने पूछा कि वह बदले में अपने टीचर के लिए क्या कर सकते हैं। आपने एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेक्ट पर काम किया तथा टेक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर के यूज को पॉपुलर किया। देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेक्ट पर काम किया और टेक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के यूज को पॉपुलर किया। मतलब बोला जाए कि एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण वैज्ञानिक के रूप में के तौर पर इन्होंने काम किया है और बताया है कि भ्रूण का डेवलपमेंट से लेकर बहुत सारी बातें बताया है किसने? पंचानन माहेश्वरी नाम के साइंटिस्ट ने। और देखो इसने और क्या बताया है तो देखते हैं। यहाँ पर और देखते हैं आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बॉटनी डिपार्टमेंट की स्थापना की तथा यह डिपार्टमेंट आज टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजिकल रिसर्च का केंद्र है। देखो क्या हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मतलब बोला जाए कि DU यूनिवर्सिटी में क्या किया था? बॉटनी डिपार्टमेंट की स्थापना किया करवाया था और उसमें टिश्यू कल्चर और दूसरा कौन सा एम्ब्रियोलॉजिकल रिसर्च के बारे में है ना केंद्र है वो वाली। आपने इमेच्योर एम्ब्रियो के आर्टिफिशियल कल्चर पर कार्य शुरू करने पर बल दिया। देखा जाए कि इमेच्योर जो एम्ब्रियो रहती है उसको आर्टिफिशियली भी उगाया जा सकता है, कल्चर किया जा सकता है, उस पर भी काम किया है। इन दिनों टिश्यू कल्चर विज्ञान के क्षेत्र में एक लैंडमार्क बन चुका है ना। टिश्यू कल्चर विज्ञान आज जानते हैं बहुत ज्यादा है ना पॉपुलर हो चुका है। आपने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन जैसे कार्य की पूरे विश्व में सराहना हुई। इन्होंने टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में भी रिसर्च किया है, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में भी रिसर्च किया है। तो इन कार्यों का पूरे विश्व में क्या हुआ है? सराहना हुआ है। आपको सम्मानित किया गया है देखो क्या क्या चीजों से। तो फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन मतलब FRS से सम्मानित किया गया है। दूसरा इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा अदर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया है। आपने जनरल एजुकेशन को बढ़ावा दिया तथा स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यहाँ तक कि NCERT वालों ने क्या किया है? NCERT का जो बुक बना था NCERT बुक, उसमें NCERT ने 1964 में आपकी लीडरशिप में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए अपनी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक को पब्लिश किया। याद रखना क्योंकि NCERT सभी नीट वाले बच्चों के लिए क्या रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इन्होंने ही पहले बार बायोलॉजी की NCERT वालों ने जहां पर बुक बनाया था बायोलॉजी की, उसने उस पर लीडरशिप के काम किया था। मतलब आगे मतलब इनके द्वारा ही क्या किया गया है? NCERT बुक को पब्लिश कराया गया है। तो याद रखना लीडर का काम किया है इन्होंने। ठीक है, कब? 1964 में। तो
क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनसीईआरटी की बुक पहले बार कब पब्लिश हुई, तो कब हुई है 1964 में, और किनके नेतृत्व में हुई, तो याद रखना है पंचानन महेश्वरी के नेतृत्व में हुई है, ये बात याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। तो अगला देखते हैं जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के बारे में। तो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है ना, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जानते हैं इनके बारे में भी। तो जेम्स डीवे वाटसन का जन्म शिकागो में 6 अप्रैल 1928 को हुआ था। 1947 में इन्होंने जूलॉजी से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इस वर्ष के दौरान उनकी रुचि पर पक्षियों को देखते रहना था, इसी इंटरेस्ट ने उन्हें जेनेटिक्स पढ़ने की इच्छा बढ़ी। तो ये पक्षियों को देखते थे, पक्षियों को देखने से है ना अलग अलग पक्षी में अलग अलग टाइप के वेरिएशन दिखते थे, इन्होंने जेनेटिक्स पढ़ने की इच्छा है ना बढ़ गई, किसके ऊपर में, जेम्स वाटसन के ऊपर में। तब यह तभी संभव हो सकता है जब इन्होंने ब्लू मिंगटन में इंडियाना यूनिवर्सिटी में जूलॉजी में ग्रेजुएशन स्टडी के लिए फेलोशिप दी। ठीक है, तभी तो उसको पढ़ाई, तभी तो पढ़ाई कर पाएगा, फेलोशिप मिलेगा तभी। फेलोशिप का मतलब कोई रिसर्च करने के लिए पैसा वगैरह जो मिलता है सरकार द्वारा, वही होती है। इस यूनिवर्सिटी से ही इन्हें बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन पर हार्ड एक्सरे के प्रभाव का कार्य करने के लिए 1950 में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हुई है। किसको, वाटसन नाम के साइंटिस्ट को। ठीक है, आप क्रिक से मिले तथा डीएनए स्ट्रक्चर की सॉल्विंग में अपने कॉमन इंटरेस्ट को खोज निकाला। मतलब देखा जाए कि क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने के साथ में मिलकर इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया है ना, कॉमन इंटरेस्ट को खोज निकाला कि दोनों क्या सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो उसको भी हम लोग जानते हैं क्या सोचते थे। तो देखें, आपका पहला सीरियस एफर्ट संतोषजनक नहीं था। पहला एफर्ट किया गया वो संतोषजनक नहीं था। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही बार में सफल हो जाए, सफलता के लिए बार बार मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो जो एफर्ट था इन लोगों के द्वारा, जो साइंटिस्ट के द्वारा, वो संतोषजनक नहीं था। इनका दूसरा एफर्ट प्रयास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर अधिक आधारित था तथा इसे न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर के फलस्वरूप मार्च 1953 में कंप्लीमेंट्री डबल हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन का प्रस्ताव सामने आया और इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है ना, दोनों ने मिलकर। फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक का जन्म है ना, इनका भी जन्म देखते हैं 8 जून 1916 में हुआ था, नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स का अध्ययन किया तथा 1937 में बीएससी की उपाधि प्राप्त की। 1954 में इन्होंने पीएचडी का कार्य समाप्त किया। इनके थीसिस का टाइटल एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन था। देखो इसके टाइटल क्या थे, क्रिक के टाइटल एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, इसके क्या थे, थीसिस के जो है ना पार्ट रहते हैं पीएचडी में जो रिसर्च करते हैं जिसके ऊपर, तो उसका टाइटल दिया गया था एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन था। क्रिक के करियर में यदि किसी प्रकार का प्रभाव उन पर पड़ा तो वह जेडी वाटसन के में उनकी मित्रता थी। यंग मैन उम्र 33 साल वाटसन ने 1953 में डीएनए तथा रेप्लिकेशन स्कीम के लिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का प्रपोजल दिया। देखो वाटसन एंड क्रिक दोनों का नाम तो आता है ना डबल हेलिक्स मॉडल के लिए, लेकिन उस टाइम में जो वाटसन नाम के साइंटिस्ट थे उसकी एज बहुत कम थी, उसके बावजूद वो क्रिक नाम के साइंटिस्ट के साथ में मिलकर डबल हेलिक्स संरचना मतलब डीएनए की द्विकुंडली संरचना के बारे में स्टडी किया है। बात जानना है बच्चों, सबको जानना है, ठीक है, याद रखना है इसको। इसके अलावा और आगे देखते हैं। अगला देखें, क्रिक को 1959 में एफआरएस से सम्मानित किया गया, जिसका फुल फॉर्म अभी देख चुके हैं, एफआरएस से सम्मानित किया गया है। वाटसन तथा क्रिक के ऑनर्स में शामिल कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहला 1959 में है ना मैसेचुसेट्स का जॉन कॉलिंस वारेन प्राइज, ये सब प्राइज मिला है। दूसरा देखें 1960 में लैस्कर अवार्ड मिला है ना। तीसरा देखते हैं 1962 में द रिसर्च ऑफ कॉर्पोरेशन प्राइज मिला है। और चौथा देखते हैं 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला है, जो सबसे बड़ी प्राइज होती है माना जाए तो साइंटिस्ट लोगों की सबसे बड़ी, जो जितने भी प्राइजेस है उसमें से सबसे बड़ी प्राइज है नोबेल प्राइज, वो भी मिल चुके हैं इन लोगों को, याद रखना है, ठीक है। अगला साइंटिस्ट का नाम देखते हैं बच्चों हम लोग,
MS स्वामीनाथन। तो ये इंडियन साइंटिस्ट है MS स्वामीनाथन, और इसको हम लोग हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जानते हैं। हरित क्रांति के जनक है ये, हरित क्रांति के जनक। 1960 के दशक में हरित क्रांति आई थी इंडिया में, तो इंडिया के फादर हैं, इंडिया के ना। जबकि हरित क्रांति के जनक के बारे में और भी बोलेंगे तो कौन होती है, नॉर्मन ई बरलॉग, नॉर्मन ई बरलॉग होती है। और ये है ना फॉरेन दूसरे अदर कंट्री के साइंटिस्ट है, अदर कंट्री के। मतलब बोला जाए पूरे विश्व में, वर्ल्ड में बोला जाएगा कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलेंगे तो कौन है, नॉर्मन ई बरलॉग। जबकि इंडिया में बोलेंगे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन तो कौन है, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अगस्त 1995 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान, उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान बॉटनी में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, विशेषता क्या है, उन्होंने भारत और विदेशों में विभिन्न संस्थानों में काम किया और पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग और आनुवंशिकी जेनेटिक्स में महारत हासिल की। इतना ज्यादा रिसर्च किए कि है ना प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा कमान था इनका, किनका, ये MS स्वामीनाथन नाम के साइंटिस्ट का। तो देखते हैं MS स्वामीनाथन साइंटिस्ट ने और क्या क्या चीजें किए हैं, प्रमुख योगदान क्या है उनकी। तो देखो उन्होंने चावल, सुगंधित बासमती सहित की कम अवधि वाली उच्च उपज देने वाली किस्में विकसित की। मतलब इन लोगों ने क्या किया है, हाइब्रिड हाइब्रिड धान वगैरह बनाए थे बासमती सहित। बासमती भी सुगंधित होती, जानते हैं, लंबी लंबी सी रहती है बासमती, बहुत लंबी होती है, अपने सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है बासमती का चावल। तो उन्होंने कम अवधि में अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित किया था। तो हाइब्रिड धान वगैरह बनाए थे इन लोगों ने। तभी तो 1 एकड़ जो है ना जमीन था उसमें मान लो 10 क्विंटल धान हो रहा था, तो इसके हाइब्रिड धान उगाने की वजह से उसी 1 एकड़ के अंदर में 40 क्विंटल धान होने लग गए। मतलब सीधा सीधा 4 गुना उत्पादन बढ़ गए। तो ये बात इन्होंने किया था MS स्वामीनाथन ने। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइटोजेनेटिक्स और विकिरण अनुसंधान, साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च स्कूल की स्थापना भी किया है इन्होंने। किसने, MS स्वामीनाथन ने। इन्होंने क्रॉप क्राफ्टेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग और आनुवंशिकी की मदद से फसलों की गुणवत्ता और उपज में सुधार के लिए जाना जाता है। मतलब फसलों के, मतलब फसलों में कौन से रोग होते हैं, कौन सी फसल स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकती है, कौन से में ज्यादा मिनरल खनिज वगैरह ज्यादा अच्छे रहते हैं, तो इस पर उन्होंने रिसर्च किया। तो क्रॉप कैफेटेरिया और क्रॉप शेड्यूलिंग और आनुवंशिकी की मदद से फसलों की गुणवत्ता और उपज के सुधार के लिए जाना जाता है। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, इन्होंने नॉर्मन बरलॉग के साथ में मिलकर भारत में गेहूं की मैक्सिकन किस्मों को पेश किया, जिससे भारत में हरित क्रांति की नींव पड़ी। सम्मान मिला गया है उन्हें, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और कई अन्य प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्होंने लैब टू लैंड कार्यक्रम का अद्भुत माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। लैब टू लैंड मतलब इन्होंने अपने रिसर्च को पूरे प्रैक्टिकल लैब के अंदर में किया, हाइब्रिड प्लांट्स वगैरह बनाए। मतलब बोला जाए कि हाइब्रिडाइजेशन किए प्लांट्स को किसके अंदर में, तो लैब के अंदर में, और लैब से निकालकर पूरे जमीन में और पूरे भारत में क्या कर दिए, विस्तारित कर दिया। तो इनकी योगदान इतनी ज्यादा सराहनीय है कि इनको ना कभी भी भूला नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि जो भूखमरी पड़ी थी इंडिया में, भारत देश में, उन भूखमरी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया MS स्वामीनाथन के द्वारा। तो लैब टू लैंड नाम का है ना क्या कार्यक्रम का अग्रदूत माना जाता है, किसको, MS स्वामीनाथन को। याद रखना बच्चों सभी को। तो इसके है ना जानते हैं इसमें प्रमुख व्यक्तित्व क्या था इनका, MS स्वामीनाथन। बड़ा योगदान भारत में हरित क्रांति, गेहूं और चावल की किस्मों का है ना उत्पादन किया था। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आए थे। वैज्ञानिक क्षेत्र में साइटोजेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग इनके दो बहुत मुख्य क्या थे, है ना खोज थे, या बोला जाए जेनेटिक्स में साइटोजेनेटिक्स और पादप प्रजनन मुख्य कार्यक्रम थे MS स्वामीनाथन के। ये बात हमें जानना है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगला देखते हैं, और अगला हर्बर्ट बोयर के बारे में देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट से पहले है ना। तो देखिए हर्बर्ट बोयर का जन्म 1936 में हुआ था। इनका पालन पोषण वेस्टर्न पेनिसिल्विया में ऐसी जगह हुआ जहां यंग मैन की डेस्टिनी में रेल रोड्स तथा माइंस थी।
ऐसे जगह में विकसित हुए हर्बर्ट बोयर, जहाँ पर रेल मतलब रेल के जो लाइन्स रहते, रेल लाइन या माइंस वगैरह थे, वहां पर हुआ इनका पालन पोषण। 1963 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया तथा येले में 3 वर्ष तक पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हालातों से लड़ना और हालातों से लड़कर कुछ अचीवमेंट लेना या कुछ ऐसे सफलता प्राप्त करना जो हर किसी की सोच होती है, वो इस साइंटिस्ट के अंदर में थी। ऐसे जगह में रहकर, ऐसे जगह में पालन पोषण हुआ इनका जहां पर सुख सुविधाओं की कमी थी, और सुख सुविधाओं की कमी होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिसर्च में योगदान दिया। कौन थे वो साइंटिस्ट? तो हर्बर्ट बोयर नाम के साइंटिस्ट थे। 1936 में इन्होंने काम किया है। ठीक है, देखें 1966 में इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के पदभार का भी ग्रहण किया था। किसने? हर्बर्ट बोयर नाम के साइंटिस्ट ने, है ना। 1969 तक इन्होंने स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टीज वाले इशीरिया कोलाई बैक्टीरियम के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कपल ऑफ अध्ययन किया। मतलब देखो, इसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह के बारे में डिस्कवरी किया। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं हर्बर्ट बोयर को। ठीक है, उन्होंने पाया कि इस एंजाइम में डीएनए स्ट्रैंड्स को एक पर्टिकुलर फैशन में काटने की क्षमता होती है तथा जो शेष बचता है वह स्ट्रैंड पर स्टिकी इंट कहलाता है। ये स्टिकी इंट्स प्रिसाइज एक्सराइज को डीएनए के पीसेस के साथ में जुड़ जाता है। मतलब देखो कैसे, हम जानते हैं यहाँ पर मान लो क्या है, ये प्लाज्मिड है, या बोला जाए कि कोई डीएनए का ऐसा स्पेसिफिक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हुए रहते हैं, तो बताते हैं कि यहाँ पर आरी डालेंगे, आरी से काटेंगे, ये भी आरी से काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो ये 2 भागों में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, और ये भागों 2 भागों में भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके कटने की वजह से यहाँ पर क्या बनती है, स्टिकी इंड बनती है, और स्टिकी इंड चिपचिपे होते हैं जो वापिस से आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये बात बताया था किसने? हर्बर्ट बोयर नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसके आगे और देखते हैं इसने और क्या काम किया है। तो देखिए इसने और क्या काम किए हैं। तो इस डिस्कवरी के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद में हवाई स्थित स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट स्टैनले कोहेन के बीच में बहुमूल्य तथा लाभदायक कन्वर्सेशन हो सका, है ना। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इन दोनों ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज किया था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। तो कोहेन ने बताया कि डीएनए के स्मॉल रिंगलेट्स पर कार्य कर रहे थे, इन्होंने प्लाज्मिड कहते हैं। देखो, तो प्लाज्मिड पर कार्य करने वाले साइंटिस्ट कौन थे करके पूछेंगे तो कोहेन है। प्लाज्मिड का मतलब जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में होती है प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड के ऊपर में इन्होंने काम किया। किसने? स्टैनले कोहेन ने। तो स्मॉल रिंगलेट्स होते हैं, स्मॉल रिंगलेट्स का मतलब डबल स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं ये, और लेकिन दोहरी लड़ी से घिरे हुए रहते हैं, दोहरी, है ना, ऐसे लड़ी है इसमें बनी हुई। किसमें? प्लाज्मिड में। यह प्लाज्मिड कुछ बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली तैरते रहते हैं तथा डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। प्लाज्मिड के बारे में वैसे भी हम लोग खास बात जानते हैं क्या, कि ये फ्रीली रहते हैं। फ्रीली का मतलब स्वतंत्र। दूसरा क्या होते हैं, इन लोग सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब ये स्वयं अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं, मतलब इसको काटेंगे ना तो वापिस से अपने जैसा ही फिर से बना लेता है। तो ये फ्रीली होते हैं और सेल्फ रेप्लिकेट भी होते हैं। कौन? प्लाज्मिड। और कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, और वो उसके डीएनए से अलग होते हैं ना, उसके डीएनए से कोई मैचिंग नहीं है इसका, उससे अलग होते हैं। तो कोहेन ने सेल से इन प्लाज्मिड को हटाने तथा दोबारा अन्य सेल्स में री इंसर्ट करने की विधि को डेवलप किया था, है ना। कोहेन ने प्लाज्मिड को हटाने और वापस से री इंसर्ट करने की विधि डेवलप किया। इस प्रोसेस के साथ डीएनए स्प्लाइसिंग के जुड़ने से बोयर तथा कोहेन ने डीएनए सेगमेंट्स को डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन में रिकॉम्बिन किया तथा बैक्टीरियल सेल में डीएनए को इंसर्ट किया, जो स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की तरह कार्य कर सकते हैं। यह ब्रेक थ्रू डिसिप्लिन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का आधार है। बोला जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का सीधा सा मीनिंग है किसी के जीन को हेर फेर कर देना। तो उसके लिए बहुत सारी चीज की जरूरत पड़ती है। डिजायरेबल जीन की जरूरत पड़ती है, प्लाज्मिड की जरूरत पड़ती है, और प्लाज्मिड को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो बायोटेक्नोलॉजी जब हम पूरा पढ़े हुए रहते हैं तो हमें क्लियरली समझ आता है कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो बोयर तथा
कोहेन नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज किया था। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। उसके आगे और देखते हैं, समरी ऑफ द की कंट्रीब्यूशन क्या है इनका, है ना, तो इसको भी देखते हैं। बोयर एंड कोहेन्स कोलैबोरेशन लेड टू द बर्थ ऑफ recombinant DNA technology by using Boyer's discovery of restriction enzyme which create sticky ends, and the Cohen's work on plasmid, they were able to splice specific DNA segment into a host bacterium to produce desired protein। मतलब बोला जाए कि देखो जैसे मान लो ये क्या है, ये डीएनए है, इस डीएनए को टुकड़े में तोड़ेंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो हम लोग भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हिंद सेकेंड को, तो हिंद सेकेंड नाम का क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, आणविक कैंची। वो डीएनए को स्पेसिफिक साइट में काट देगा और मान लो डीएनए ऐसे हो गया, टुकड़े में टूट गया, ऐसे बहुत सारे टुकड़े बन गए, इसके डीएनए के टुकड़े बन गए। अब मान लो हम चाहते हैं कि इसमें हमारा डिजायरेबल जीन है। डिजायरेबल जीन का मतलब वांछनीय जीन यहाँ पर है, ये जान गए हम लोग। तो इस वांछनीय जीन को प्लाज्मिड के अंदर में ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्या है, तो ये प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड को भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाएंगे जिससे डीएनए को कट किए थे। तो इसका यूज हम लोग फिर से आरी का करेंगे। तो इस बार कौन से आरी का करने वाले हैं, तो यहाँ पर फिर से वही आरी का करेंगे, हिंद सेकेंड का ही। तभी तो वही स्पेसिफिक साइड से काटेगा, तो ये ऐसे हो जाएंगे। और वापिस से क्या होगा, जब ऐसे हो जाएगी ये, तो ये जो डिजायरेबल जीन है इसके पास में आकर जुड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर बोला जाए तो ये प्लाज्मिड बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये प्लाज्मिड कैसे हो जाएगी, तो देखो ये प्लाज्मिड ऐसे हो जाएगी, तो ये जुड़ेगी, तो यहाँ से डिजायरेबल जीन आके जुड़ जाएंगे। तो डिजायरेबल जीन आके जुड़ेंगे तो ये ऐसे टाइप की दिखाई देने लग जाएगी। तो इसको हम लोग फिर इसमें ट्रांसफर करेंगे, होस्ट में ट्रांसफर कराएंगे। तो यही बात किसने किया था, तो कोहेन नाम के साइंटिस्ट ने और बोहर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो इन्होंने होस्ट के अंदर ट्रांसफर करके प्लाज्मिड को, डिजायरेबल जीन को प्लाज्मिड के ऊपर बैठा कर होस्ट में ट्रांसफर करवाने के टेक्निक या बायोटेक्नोलॉजी के पहले करता धरता थे कौन, बोहेर और कोहेन नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, अगला है लास्ट रामचंद्रन, है ना, मतलब अगला है रामदेव मिश्रा के बारे में जानते हैं। पिछले साल नीट में इसी से, है ना, क्वेश्चन आ गया था। तो देखते हैं, नीट में पूछा गया था 2025 में कि इकोलॉजी के फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, प्रोफेसर आर.डी. मिश्रा है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इंडियन साइंटिस्ट। इनका जन्म देखते हैं 26 अगस्त 1908 में हुआ था। इन्होंने यूके, यूनाइटेड किंगडम के लीड्स यूनिवर्सिटी में से प्रोफेसर W.H. पियरसेल एफआरएस के सुपरविजन में 1937 में इकोलॉजी में पीएचडी प्राप्त किया। इकोलॉजी वो होते हैं जिसमें प्रकृति के बारे में, पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर W.H. पियरसेल के साथ में इसके सुपरविजन का मतलब ये उनके प्रोफेसर थे, टीचर थे। तो वो उनकी देख रेख में 1937 में इकोलॉजी में क्या प्राप्त किया, पीएचडी प्राप्त किए। मतलब डॉक्टर रामदेव मिश्रा है ये, 1908 से लेकर 1998 तक। इन्होंने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में बॉटनी डिपार्टमेंट में इकोलॉजी में टीचिंग और रिसर्च को स्टेबलाइज किया। मतलब बोला जाए कि बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स होते हैं, वहां पर टीचिंग रिसर्च वगैरह, टीचिंग को, रिसर्च को स्टेबलाइज करने का काम किया है किसने, तो रामदेव मिश्रा नाम के साइंटिस्ट ने। इनकी रिसर्च में ने निम्न सब्जेक्ट जैसे ट्रॉपिकल कम्युनिकेट्स तथा उनके सक्सेसर प्लांट्स, पॉपुलेशन के इन्वायरमेंटल रिस्पांस, प्रोडक्टिविटी तथा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और अगला है ना, आगे है, देखो इन्होंने क्या किया प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने, तो बहुत सारे जगह होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह, इकोलॉजी में बहुत सारे पार्ट आते हैं। सक्सेशन मतलब अनुक्रमण होती है, पौधों को देखना कि कहाँ पर कौन से प्लांट आ रहे हैं, प्लांट के पॉपुलेशन को जानना कि कौन से क्षेत्र में कौन से प्रकार की वनस्पति ज्यादा है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स के बारे में जानना कि प्रकृति में जहां पर ज्यादा तापमान है वहां पर कौन से प्रकार के वनस्पति रहते हैं, जहां पर कम तापमान है वहां पर कौन से वनस्पति रहते हैं, उत्पादकता किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ये सब चीज को, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में रिसर्च किया है किसने, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा नाम के साइंटिस्ट ने। और उनका, है ना, अगला और रिसर्च है, आगे देखते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ना ग्रासलैंड इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को समझने के लिए फाउंडेशन रखी। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होते हैं,
जानते ही होंगे, ग्रास से शुरू होती है, ग्रास प्रोड्यूसर होते हैं। इसको खाती है कौन? तो इसको खाती है डियर, डियर यानी कि यार रैबिट वगैरह खा सकते हैं, रैबिट। रैबिट को खाती कौन है? फॉक्स। फॉक्स को खाती कौन है? लायन। तो ये क्या होती है? ये होती है इकोसिस्टम। ये क्या होती है? इकोसिस्टम। मतलब बोला जाए कि ग्रास लैंड, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूट्रिएंट साइकिल को समझने के लिए फाउंडेशन रखी थी। तो मिश्रा ने इंडिया में इकोलॉजी पर फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की शुरुआत की। इनके सुपरविजन में 50 से भी अधिक स्कॉलर ने पीएचडी प्राप्त की और इन स्कॉलर्स ने कंट्री के अन्य यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर इकोलॉजी में टीचिंग और रिसर्च को शुरू किया। ऐसे महान साइंटिस्ट थे कौन? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इन्होंने इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी तथा वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस द्वारा फेलोशिप भी मिला। फेलोशिप मतलब रिसर्च करने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए संजय गांधी जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि संजय गांधी अवार्ड यानी संजय गांधी जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किसने किया है, किसको किया है? तो प्रोफेसर आर डी मिश्रा को किया है। ये बात हमें जानना है। इनके एफर्ट से इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 की स्थापना की बाद में, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को स्टेबलाइज 1984 करने का रास्ता बनाया। मतलब देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग का मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन से बचाने के लिए, इन्वायरमेंट में अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाने के लिए, हवा हमेशा शुद्ध रहना चाहिए प्रदूषण से बचाने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे एफर्ट किए। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट को स्टेबलाइज करने में है ना का रास्ता बनाया किसने? इसके रिसर्च ने। ठीक है, तो ये बात याद रखना प्रोफेसर आर डी मिश्रा के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़े कि जितने भी यूनिट था उनके पहले पहले पेज में जितने भी साइंटिस्ट थे, हिडन ट्रैप था, उनके बारे में कंप्लीटली जान चुके हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो मार्क किए हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखने की जरूरत है और वही सब एग्जाम में पूछे जाने के चांस है। तो याद रखना बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हम लोग देखे नहीं रहते, तो उनके लिए ये वाला वीडियो है, ये वाला क्लास है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।